वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको और कौन-कौन सी कहानियां या और कौन-कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद है, जिससे हम आपके लिए उन्हें टाइमली लाते रहें। आत्माएं, पिशाच, पिशाचिनी, हॉरर स्टोरीज, डरावनी कहानियां, भूतों की कहानियां, ये सब सुनने में हमें बड़ा मजा आता है। पर हम में से कई लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं जब हम अपने घर की सुरक्षा में होते हैं या फिर जब हम कहीं घूमने जाते हैं। आप, मैं और हमारे जैसे कई लोग जिन्हें पहाड़ों और हरी वादियों में घूमना पसंद है, यहां घूमते वक्त हम इन वादियों की खूबसूरती में इतना खोए रहते हैं कि हम बाकी चीजों पर ध्यान ही नहीं देते। जब हम स्थानीय लोगों से बात करते हैं, कहाँ घूमना है, क्या करना है, क्या खाना है, इस सब के अलावा हम दो बहुत जरूरी बातें पूछना भूल जाते हैं। वो है कहाँ नहीं जाना और क्या नहीं करना। क्या इन वीरान पहाड़ों में कुछ ऐसे हादसे भी हुए हैं जिनका असल कारण किसी को आज तक पता ही नहीं चला? लेकिन नहीं, हम इन बातों पर ध्यान ही नहीं देते और कभी कभार कुछ मामलों में इसके नतीजे बड़े ही दर्दनाक होते हैं। फिन नॉर्वे के एक शहर ओस्लो में पढ़ाई कर रहा था, जहां की ठंडी हवा, घने जंगल और दूर तक फैली पहाड़ियां उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन चुकी थीं। जब वो 2 साल पहले जर्मनी से यहां आया था, तो उसके मन में एक अजीब सी घबराहट थी। उसने सोचा था कि शायद वो कभी भी इस देश की ठंड और एक अजीब सी खामोशी जिससे वो वाकिफ नहीं था, उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा। पर नॉर्वे की खूबसूरती, हरी भरी वादियां, सफेद बर्फ से ढके पहाड़ और शांत झीलों की खूबसूरती ने धीरे धीरे उसके दिल में जगह बना ली थी। फिन का कॉलेज शहर के एक छोर पर था, जहां से जंगल का एक सुंदर नजारा दिखाई देता था। एक दिन फिन के भाई मैक्स ने उसे फोन किया। हेलो फिन, मैं नॉर्वे आ रहा हूँ। 2 साल बाद तुझसे मिलने का मौका मिला है। हम दोनों हाइकिंग करेंगे और जंगल घूमेंगे। बोल, क्या कहता है? फिन का दिल खुशी से भर गया। उसे भी मैक्स से मिले हुए काफी वक्त हो गया था। मैक्स फिन का बड़ा भाई था, जो अभी भी जर्मनी में ही था। फिन ने जब से जर्मनी छोड़ा था, वो दोनों मिले नहीं थे। स्वभाव से फिन काफी शांत और अपने काम से काम रखने वाला लड़का था। वहीं उसका भाई मैक्स, वो थोड़ा दबंग किस्म का था। वो बचपन में फिन को काफी परेशान भी करता था। फिन की चीजें ले लेना, उसे धमकाना और कभी कभी उस पर चिल्ला देना। फिन, जो कि जरा शांत स्वभाव का था, मैक्स के सामने हमेशा चुप रह जाता। पर अब फिन बड़ा हो गया था और उसने मैक्स के स्वभाव में भी बदलाव होते देखे थे। मैक्स अब भी दबंग था, पर अब उसमें समझदारी भी आ गई थी। जिस दिन मैक्स को नॉर्वे पहुंचना था, फिन सुबह जल्दी उठ गया था। उसने अपना छोटा सा अपार्टमेंट साफ किया और फिर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। नॉर्वे की ठंड की अब भी उसे आदत नहीं हुई थी। वो अपने हाथों को जैकेट की जेब में डालकर गर्म रखने की कोशिश कर रहा था। एयरपोर्ट पहुंचते ही वो डिपार्चर गेट के पास खड़ा हो गया, अपनी आंखें प्लेन से उतरने वाले लोगों पर टिकाए हुए। थोड़ी ही देर में उसे मैक्स अपनी तरफ आता दिखाई दिया। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी।
मैक्स ने फिन को देखते ही हाथ हिलाया और तेज कदमों से उसके पास आया। फिन, अरे यार कितना टाइम हो गया, मैक्स ने कहा और जोर से फिन को गले लगा लिया। फिन थोड़ा शर्मा गया। हाँ मैक्स, 2 साल। तुम बिल्कुल वैसे ही लग रहे हो, बस थोड़े से खुश ज्यादा हो। मैक्स ने अपने कंधे उचकाकर जवाब दिया। हाँ, वो तो है, काम में प्रमोशन मिला है और लाइफ थोड़ी अच्छी चल रही है, पर तू तो बिल्कुल बदल गया है। कॉलेज ने तुझे बहुत सीरियस बना दिया है क्या? नहीं मैक्स, बस अकेले रहता हूं ना, इसीलिए। दोनों भाइयों ने एयरपोर्ट से टैक्सी बुक की और रास्ते में पुराने दिनों की बातें शुरू हो गईं। शाम को दोनों भाई शहर के एक छोटे से कैफे में बैठे। वहां की गरम कॉफी और बाहर पड़ती ठंडी बारिश ने माहौल को और भी सुहाना बना दिया था। फिन ने कहा, मैक्स, तुम हाइकिंग के लिए कह रहे थे ना? यहां नॉर्वे में एक बड़ी फेमस ट्रेल है, ट्रोल्सकोगेन नाम है उसका। लोग उसकी खूबसूरती के बारे में बहुत बातें करते हैं। मैक्स को तो पहले से ही हाइकिंग और ट्रेकिंग का शौक था और उसे इसका अच्छा अनुभव भी था। वो तुरंत ही तैयार हो गया। वाह फिन, ये तो बढ़िया आइडिया है, मैं तुझसे बोलने ही वाला था। मैंने सुना है नॉर्वे के घने जंगल हाइकिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। जंगल में अंदर तक चलेंगे और हो सका तो कैंपिंग भी करेंगे। कल सुबह चलेगा, बता? फिन थोड़ा घबरा गया। उसे हाइकिंग का इतना अनुभव नहीं था। वो मैक्स से कहना चाहता था कि वो घने जंगल में नहीं जाएंगे। घने जंगल के अंदर जाने के नाम से ही फिन के मन में तरह तरह के डर उठने लगते थे, लेकिन उसे मैक्स पर थोड़ा भरोसा भी था। बेमन से ही उसने मैक्स की बात मान ली, लेकिन उसने कहा, मैक्स, तुम्हें ना थोड़ा ध्यान रखना होगा। तुम जानते हो ना, मुझे जंगलों और हाइकिंग का उतना एक्सपीरियंस नहीं है। अरे तू टेंशन मत ले यार फिन, मैं हूं ना, मैं हाइकिंग पर जाता रहता हूं, मैं सब संभाल लूंगा। तू बस सामान रेडी कर ले और बस कल सुबह ही निकलते हैं। घर वापस आकर दोनों ने ट्रोल्सकोगेन ट्रेल के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च की। फिन की नजर एक म्यूजियम के आर्टिकल पर पड़ी जो ट्रेल के पास ही था। ये एक वॉर मेमोरियल म्यूजियम था। फिन ने उछलते हुए कहा, अरे ये म्यूजियम तो ट्रेल के पास ही है, हम वहां भी तो जा सकते हैं। म्यूजियम के नाम से मैक्स थोड़ा चिढ़ गया था। अरे तू छोटा बच्चा है क्या? इतने बड़े होके तुझे म्यूजियम घूमना है? लेकिन फिन जिद पर अड़ा हुआ था। ठीक है फिन यार, अगर ट्रेल पर जल्दी पहुंच गए तभी चल पाएंगे। अगली सुबह 9 बजे सारी तैयारी करके दोनों भाई टैक्सी पकड़कर ट्रेल की तरफ निकल गए। ट्रोल्सकोगेन ट्रेल फिन के अपार्टमेंट से काफी दूर थी और वहां पहुंचने में उन्हें 4-4.5 घंटे लगने वाले थे। ट्रेल शुरू करने के पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते उन्हें 2 बज गए। फिन थोड़ा निराश हो गया था, क्योंकि अब अगर वो म्यूजियम घूमने जाते तो ट्रेल शुरू करने में बहुत ज्यादा देर हो जाती। टैक्सी से उतरकर पैदल अपने स्पॉट पर पहुंचते पहुंचते उन्हें 3 बज गए थे और अब इस ठंडी दोपहर में उन्हें अपनी ट्रेल पर आगे बढ़ना था। जंगल में चारों ओर फैली हरी चादर पर सूरज की किरणें एक अजीब सी सम्मोहित कर देने वाली चमक बिखेर रही थी। फिन और मैक्स इस खूबसूरती में खो गए थे। कुछ पलों बाद मैक्स ने कहा, चलो फिन, ट्रेल शुरू करते हैं। याद रखना, सेफ्टी फर्स्ट। अगर तुम्हें जरा भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताने में हिचकना मत, ठीक है? फिन ने हां में सर हिलाया, लेकिन उसके दिल में एक हल्की सी घबराहट भी थी, या ये कहें कि वो थोड़ा सा नर्वस था। जंगल में गूंजती चिड़ियों और कीड़ों की आवाजें और वहां का शांत माहौल उसके लिए नया था।
उसे थोड़ा डर भी था कि कहीं उनका सामना किसी भेड़िए या भालू से ना हो जाए। दोनों भाइयों ने चलना शुरू किया। तेज कदमों से चलते हुए मैक्स आगे चल रहा था और फिन उसकी चाल के साथ अपने कदम मिलाने की कोशिश करता हुआ ठीक उसके पीछे। थोड़ी देर चलने के बाद मैक्स रुका। उसने कहा, फिन, मैं जरा हल्का होकर आता हूं, ठीक है? तू यहीं रुकना। मैक्स पास ही झाड़ियों में चला गया और फिन वहां खड़ा खड़ा आस पास के माहौल को, जिस पर उसने अब तक बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, उसे गौर से देखने लगा। पास के पेड़ों और झाड़ियों पर अब उसे छोटे छोटे कीड़े, मकड़ियों के जाले और कुछ खूबसूरत जंगली फूल दिखाई दे रहे थे। जंगल की इस खूबसूरती पर अभी तक उसका ध्यान क्यों नहीं गया था? उसने अपनी जेब से फोन निकाला और पिक्चर्स क्लिक करने लगा। जंगल के इस इलाके में पेड़ों का घनापन बढ़ गया था और सूरज की रोशनी छन कर नीचे आ रही थी। फिन को अकेले खड़े खड़े 5 मिनट गुजर गए थे और मैक्स अभी तक वापस नहीं आया था। फिन के मैक्स के बारे में सोचते सोचते ये 5 मिनट 15 मिनट में बदल गए थे। फिन का दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसे अपनी और मैक्स दोनों की ही चिंता हो रही थी। वो मैक्स को आवाज लगाने का सोच रहा था। इस छोटे से काम में इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए थी। दोपहर की गर्मी कम हो रही थी और ठंड धीरे धीरे बढ़ रही थी। फिन अपने हाथ आपस में मलता हुआ यहां वहां देख रहा था। अचानक जाने कैसे मैक्स पेड़ों के एक झुरमुट से सीधा फिन पर कूदा। हो, डर गया ना? फिन चौंक गया, पर वो अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश करते हुए बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम अब भी वही बच्चों जैसी हरकतें करते हो मैक्स। मैक्स जोर से हंसते हुए बोला, झूठ मत बोलो फिन, तू डर तो गया था ना, है ना? फिन के मन में एक अजीब सा शक पैदा हुआ। मैक्स का व्यवहार थोड़ा अलग लग रहा था। वो कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहा था। पर क्यों? मैक्स उसके साथ मजाक तो करता था, पर वो इस तरह उछल कूद करने वाला लड़का नहीं था। फिन ने पूछा, इतना टाइम क्यों लगाया मैक्स? अरे, वो मेरा पेट थोड़ा गड़बड़ है ना। ज्यादा दिक्कत हो तो वापस चले, सीधा डॉक्टर के पास चलते हैं ना। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो आगे चलते हैं। फिन के मन में शक का बीज बो दिया गया था। वो सोच रहा था कि ये मैक्स अचानक इतना खुश क्यों है। उसने अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की और मैक्स के पीछे चलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, जंगल का माहौल भी बदलता गया। सूरज की रोशनी भी कम होने लगी थी और पेड़ों की घनी छाया ने अंधेरे सा माहौल बना दिया था। हवा भी ठंडी हो गई थी और एक अजीब सी सरसराहट जंगल के कोनों से सुनाई देने लगी थी। फिन को लगा मानो जंगल उन्हें अपने आगोश में ले रहा हो, कुछ आंखें उन पर नजर रख रही हूं। फिन अपने अंदर पनप रहे डर को दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैक्स, उस पर जैसे इन सब चीजों का असर ही नहीं हुआ था। वो इतना खुश था कि गाने गुनगुना रहा था। बीच बीच में वो फिन को छेड़ भी रहा था। क्या हुआ फिन, थक गया क्या? अभी तो ट्रेल बस शुरू हुई है बेटे। अचानक ट्रेल पर एक पुराना साइन बोर्ड दिखाई दिया। फिन साइन बोर्ड को गौर से पढ़ने लगा। उस पर लिखा था, ट्रोलस्कोगेन ट्रेल, वॉक देरे फॉर ऑन देने। मैक्स रुक गया और फिन के पास आकर बोला, अरे ये क्या नॉर्वेजियन है? तुझे तो पता ही होगा,
2 साल हो गए ना तुझे यहाँ, इतनी नॉर्वेजियन तो आती ही होगी। पता नहीं मैक्स क्या लिखा है, वैसे भी हमारे कॉलेज में इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। मुझे इतनी नॉर्वेजियन नहीं आती, 2-4 लाइनें बोल लेता हूं बस। फिन ने फोन में चेक किया तो अभी उसमें नेटवर्क आ रहा था। फिन ने उस साइन की फोटो क्लिक कर ली और दोनों भाई आगे बढ़ गए। चलते चलते फिन ने टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया। साइन बोर्ड पर लिखे शब्दों का मतलब था बिवेयर ऑफ द स्पिरिट्स, यानी जंगल की आत्माओं से बचकर। उसे गूगल पर एक आर्टिकल भी मिला। उसकी पहली 2-3 लाइंस पढ़ते ही उसका दिल धक से रह गया। इससे पहले कि फिन कुछ कह पाता, उसे मैक्स की आवाज सुनाई दी। क्या कर रहा है फिन? तूने पावर बैंक तो रखा है ना? मेरे फोन की बैटरी थोड़ी लो है। पावर बैंक? कौन सा पावर बैंक? तुमने मुझसे कहा तो नहीं था। क्या तू पावर बैंक लाना भूल गया? फिन तू कितना लापरवाह है। फिन तू इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? फोन जेब में रख ले और जब तक बहुत जरूरी ना हो निकालना मत, समझा? फिन ने मैक्स की बात सुनी थी, लेकिन साइन बोर्ड और उस आर्टिकल में लिखी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। दोनों भाई फिर से चल पड़े जंगल के गहरे हिस्से की तरफ। हाइकिंग जारी रही और फिन के मन में एक अजीब सी बेचैनी पनप रही थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। पर मैक्स का खुशमिजाज अंदाज उसके लिए एक सहारे जैसा था। दोनों भाई ट्रेल पर आगे बढ़ते जा रहे थे। जहां मैक्स मजे में था, वहीं फिन काफी सतर्क था। फिन को न जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। उसने किसी को देखा नहीं था, पर उसकी छठी इंद्री उसे बार बार सतर्क कर रही थी। या फिर यह बस उसका वहम भी हो सकता था। जब भी पत्तों के सरसराने की आवाज आती, वो तुरंत पेड़ों और झाड़ियों में देखने लगता। फिन खुद को समझा रहा था, यह सब नॉर्मल है फिन, जंगल में तो ऐसा होता ही है, इसमें डरने की क्या बात है? ये आवाजें तो जंगल में आती ही रहती हैं। पर उसका दिल उसकी अपनी ही बात मान नहीं रहा था। चलते चलते मैक्स एक जगह रुक गया। उसने अपना बैकपैक नीचे रखा, पानी की बोतल निकाली और एक लंबा घूंट भरते हुए फिन की तरफ देखा। फिन भी रुक गया था। उसे ठंड लग रही थी और अपने हाथों को जेब में डालकर उसने खुद को सिकोड़ सा लिया था। फिन बोला, मैक्स, तुम्हें नहीं लगता कि हमें अब वापस चलना चाहिए? थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाएगा। अंधेरे में हमें टैक्सी स्टैंड तक वापस जाने में काफी परेशानी होगी। मैक्स ने पानी की बोतल वापस रखी, अपने हाथों को झटका और फिन की तरफ घूरते हुए बोला, फिन, सच में कुछ नहीं बदला। तू पहले की तरह ही डरपोक है। तू हमेशा इतना टेंशन क्यों लेता है यार? ये एडवेंचर है, थोड़ा सा रिस्क लेना तो बनता है ना। और वैसे भी मैंने मैप देखा है, हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। तू मुझ पर भरोसा रखना। फिन चुप हो गया। उन्हें ट्रेल पर चलते हुए 20 मिनट हो चुके थे। सूरज लगभग डूब गया था और अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। कुछ देर चलने के बाद मैक्स अचानक रुक गया और फिन की तरफ मुड़कर बोला, फिन, तुम सही थे। अंधेरा हो गया है और अगर हम ट्रेल पूरी करने के चक्कर में रहे तो घर कब पहुंचेंगे पता नहीं। यहां पास में ही एक शॉर्टकट है जो सीधा हमें जंगल के बाहर ले जाएगा। वहां से हम पैदल टैक्सी स्टैंड तक जा सकते हैं। फिन के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उसने तुरंत कहा, शॉर्टकट? पर मैप में तो कोई शॉर्टकट नहीं है मैक्स। ये ट्रेल एक गोल घेरे में है और इसका सिर्फ एक एंट्री और एक एग्जिट पॉइंट है। हमने साथ में तो मैप देखा था। एग्जिट तो वहीं से है जहां से हमने शुरू किया था।
तुम्हें शॉर्टकट कहां से मिला? मैक्स जैसे इस सवाल के लिए पहले से ही तैयार था। हाँ फिन, मैप में नहीं है, पर मैंने सुना है कि यहां एक पुराना शॉर्टकट है जो लोकल लोग इस्तेमाल करते हैं। फिन का शक और भी गहरा हो गया था। पुराना शॉर्टकट, स्थानीय लोग, मैक्स को यह सब कैसे पता था? वो तो नॉर्वे पहली बार आया है और आज से पहले मैक्स ने कभी इस जंगल का जिक्र भी नहीं किया। लेकिन मैक्स का कॉन्फिडेंस देखकर फिन ने अपने मन में उठ रहे इन सवालों को दबा लिया। उसने कहा, ठीक है, अगर मैक्स को लगता है कि यह सेफ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आखिर वो उसका भाई है, वो उसे गलत रास्ते पर तो नहीं ले जाएगा। फिन ने मैक्स की बात मान ली थी, पर मजबूरी में। दोनों भाई शॉर्टकट के रास्ते पर मुड़ गए, जो कि ट्रेल से अलग एक पतली सी पगडंडी भर थी। यह रास्ता और भी अंधेरा और डरावना था। पेड़ों की डालियां इतनी नीचे थीं कि उन्हें झुककर चलना पड़ रहा था और जमीन पर कटीली बेलें और पत्थर बिखरे हुए थे। फिन की फ्लैशलाइट की रोशनी में सिर्फ थोड़ी दूर तक का रास्ता ही दिखाई दे रहा था। 8-10 फीट के आगे उन्हें सिर्फ अंधेरा ही नजर आ रहा था, जो धीरे धीरे उन्हें अपने आगोश में ले रहा था। कुछ कदम चलकर फिन रुकता, अपने आसपास देखता और फिर मैक्स के पीछे चल पड़ता। वो जैसे किसी छुपे हुए खतरे को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद फिन अंदर ही अंदर मान चुका था कि वो दोनों रास्ता भटक गए हैं। पगडंडी अब और भी पतली हो चुकी थी। फिन ने पूछा, मैक्स, ये रास्ता सही है ना? मुझे लग रहा है हम खो गए हैं। तुम्हारा ये शॉर्टकट हमें कहां ले जा रहा है? मैक्स ने पीछे मुड़कर फिन को देखा और थोड़ा झिझकते हुए बोला, अरे नहीं फिन, हम सही जा रहे हैं, बस थोड़ा आगे और है, मुझे याद है, तुम चलो तो। पर फिन ने मैक्स की आवाज में छुपी नर्वसनेस को भांप लिया था। अचानक वो रास्ता थोड़ा चौड़ा होता गया और दोनों भाई एक खुले इलाके में पहुंच गए। मैक्स और फिन दोनों ने अपने आसपास देखा तो वो दोनों एक गोल से मैदान में थे। वहां पेड़ बहुत कम थे और चांद की रोशनी सीधा जमीन पर पड़ रही थी। चांद की ये रोशनी, ये चमक उन्हें अंधेरी झाड़ियों के बीच महसूस ही नहीं हुई थी। यह जंगल अब थोड़ा रोशन मालूम हो रहा था। फिन ने एक लंबी सांस ली, जैसे उसका दिल थोड़ी देर के लिए शांत हो गया हो। पर तभी उसकी नजर आगे पड़ी और उसका दिल फिर से बैठ गया। उस मैदान के आगे कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ एक गहरी खाई थी, जिसके उस पार दूर तक बस अंधेरा फैला हुआ था। फिन मैक्स पर चिल्लाया, मैक्स, ये क्या है? यहां तो रास्ता खत्म हो गया। ये शॉर्टकट हमें कहां ले आया? ओ नो फिन, लगता है हम गलत रास्ते पे आ गए। मुझे लगा था ये शॉर्टकट सही है, पर शायद मैं भूल गया। क्या तुम भूल गए मैक्स? हम जंगल के बीच में अकेले हैं, अंधेरा है और तुम भूल गए? मैक्स, अब हम क्या करेंगे? हमें वापस चलना चाहिए, अब भी टाइम है हमारे पास। शांत हो जा फिन, पैनिक मत कर, हम वापस जाएंगे, पर पहले मुझे सोचने दे कि सही रास्ता कौन सा है। तुम मुझ पर 2 मिनट के लिए भरोसा तो करो। फिन अब आपे से बाहर हो रहा था। वो आस पास देख रहा था और उसे अब भी लग रहा था कि पेड़ों के पीछे से कोई उन्हें घूर रहा है। एक अजीब सी छाया जो चांद की रोशनी में भी साफ दिखाई नहीं दे रही थी। वो सोचने लगा, क्या जो बोर्ड पे लिखा था वो सच है? क्या हम यहां से सही सलामत निकल पाएंगे? क्या जंगल में सच में आत्माएं होती हैं? अचानक मैक्स की नजर एक और रास्ते पर पड़ी, जो खाई के पास से गुजरता था।
उसने फिन से उस तरफ चलने को कहा। कुछ आगे चलकर वो उस रास्ते पर आ गए। वहां एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था एग्जिट टू द ट्रेल, यानी ये ट्रेल से बाहर निकलने का रास्ता था। मैक्स की आंखें चमक उठी। देखा फिन, वहां एग्जिट है, हम सही रास्ते पर हैं यार। बोर्ड देखकर फिन थोड़ा शांत हुआ। उसने अपनी फ्लैश लाइट शॉर्टकट के सामने की। उसके पैर ठंडे पड़ गए। वो एक लकड़ी और रस्सी का बना पुराना सा पुल था। न जाने कब से वो पुल इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। लकड़ी के ये फट्टे देखने में इतने कमजोर लग रहे थे कि पैर रखते ही टूट जाएंगे। फिन ने कहा, मैक्स, ये पुल तो बहुत पुराना है, क्या ये हमारा वजन सह भी पाएगा? हाँ हाँ, लोकल लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। चल जल्दी से उस पार चलते हैं और बाहर निकलें इस जंगल से। मैक्स ने अपनी फ्लैशलाइट फिन की तरफ की। वो बोला, देख फिन, मैं पहले जाता हूं, तू डर मत। तू बस मेरे पीछे पीछे चलना और पुल की रस्सी को जोर से पकड़े रहना, ठीक है? फिन ने धीरे से सर हिलाया और मैक्स ने अपना पहला कदम पुल पर रखा। जैसे ही उसका पैर लकड़ी के फट्टे पर पड़ा, पुल ने मानो एक अजीब सी चीख मारी। एक करारा, दिल दहला देने वाला शोर जो फिन के कानों में गूंज गया। लकड़ी का फट्टा धीरे से एक और झुका, जिसने अपने साथ पूरे के पूरे पुल को भी एक तरफ झुका दिया। फिन का दिल जोर से धड़का और वो एकदम से पीछे हट गया। मैक्स ने मुड़कर कहा, अरे डर मत यार, ये पुल बस पुराना है, इसीलिए आवाज कर रहा है। बस धीरे धीरे चलते रहना, कुछ नहीं होगा। मैक्स मुस्कुरा रहा था। वो जैसे फिन के डर को मजाक में ले रहा था। फिन ने अपने डर को कंट्रोल करने की कोशिश की। उसने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और धीरे से अपना पहला कदम पुल पर रखा। जैसे ही उसका पैर फट्टे पर पड़ा, पुल हल्का सा झूला और फिन ने रस्सी को दोनों हाथों से पकड़ लिया। दोनों भाई बस किसी तरह पुल पर आगे बढ़ रहे थे। फिन को बार बार लग रहा था जैसे ये पुल अभी गिर जाएगा। वो सोच रहा था, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और, डर के आगे जीत है। मैक्स तेजी से अपने कदम बढ़ाते हुए चला जा रहा था और पुल के हिलने झूलने से उसे जरा भी परेशानी नहीं हो रही थी। दोनों भाई पुल के लगभग बीच में आ चुके थे। मैक्स अचानक रुका और उसने अपनी फ्लैशलाइट का रुख नीचे खाई की तरफ किया। उस छोटी सी फ्लैशलाइट की रोशनी अंधेरे में कहीं खो गई थी। नीचे ना तो जमीन थी और ना ही रोशनी, केवल अंतहीन अंधेरा। बस नीचे बहते पानी की आवाज जो ना जाने कहां से कहां तक बह रहा था। मैक्स फिन की तरफ मुड़ा और अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लाते हुए बोला, सोचो फिन, अगर ये पुल अभी टूट गया तो हम दोनों नीचे गिर जाएंगे और कोई कभी नहीं जान पाएगा कि हम यहां कभी आए भी थे या नहीं। मैक्स, ये कैसा मजाक है यार, ये बकवास बंद करो। अरे रिलैक्स यार, मैं तो मजाक कर रहा हूं, तू हमेशा सीरियस हो जाता है। चिल कर फिन। फिन सोच रहा था कि मैक्स को ये क्या हो गया है। वो इस तरह की हरकतें तो नहीं करता। शायद जंगल के इस अजीब माहौल में वो खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कुछ ज्यादा ही कर रहा था। फिन चुप रहा। पहले उन्हें इस पुल को पार करना था। कुछ देर बाद वो पुल लगभग पार कर चुके थे। फिन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी।
उसे लग रहा था कि फाइनली अब सब ठीक होने वाला है। पुल के दूसरी तरफ जंगल खत्म होता मालूम हो रहा था और थोड़ी दूरी पर मौजूद गाड़ियों और बिल्डिंग से आती रोशनी भी उन्हें दिखाई दे रही थी। मैक्स भी खुश था और वो फिन से बोला, देखा, मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। तू बहुत टेंशन लेता है यार। हाँ मैक्स, शुक्र है, अब बस यहां से निकलते हैं। दोनों भाइयों का मन हल्का हो गया था, पर तभी फिन ने नोटिस किया कि मैक्स अब भी हंस रहा था। एक अजीब सी हंसी जो ना तो नॉर्मल लग रही थी और ना ही खत्म हो रही थी। ये हंसी, ये मैक्स कैसे हो सकता था? वो इतनी भयानक तरह से तो नहीं हंसता। न जाने वो किस बात पर इतना पागल हो गया था। क्या ऐसा कुछ था जो मैक्स को पता था और फिन को नहीं? दोनों भाई पुल को पार कर चुके थे और दूर दिखाई देती रोशनियों की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक फिन को पीछे से एक आवाज सुनाई दी। फिन, रुक जाओ, वो तुम्हारा भाई नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं कि इस ट्रेल का रास्ता गोल है? इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। फिन, रुको। वो आवाज सुनकर फिन का दिल एकदम से बैठ गया। वो पलटा तो पुल के दूसरी तरफ जहां से उसने चलना शुरू किया था, वहां एक आदमी खड़ा हुआ था। फिन ने अपनी फ्लैशलाइट उसकी तरफ की। वो बिल्कुल मैक्स जैसा था। उसके कपड़े थोड़े अलग थे। वो फिन की तरफ चिल्लाते हुए भागा। फिन, उस पर विश्वास मत करो। असली मैक्स मैं हूं असली मैक्स। फिन असमंजस में पड़ गया था। उसने अपने पास खड़े मैक्स को देखा, जो अब काफी गंभीर दिखाई पड़ रहा था। ये क्या हो रहा है? इन दोनों में से उसका भाई मैक्स कौन है? उसने अपने बगल वाले मैक्स से पूछा। मैक्स, ये कौन है? तुम मुझे सच बताओ, ये सब क्या चल रहा है भाई? मैं क्या बताऊं फिन? मुझे नहीं पता वो कौन है। उसका हुलिया मुझसे मिलता है, पर वो मैं नहीं हूं। तुम्हें कोई भ्रम हो रहा है, या फिर शायद हम दोनों को। हाँ, छलावा फिन, या जंगल का भ्रम। तुम उस पर विश्वास मत करो। चलो, हमें यहां से बाहर निकलना है। इस जंगल से बाहर निकलते हैं। फिन का दिमाग उलझन में था। उसने अपने बगल वाले मैक्स को गौर से देखा और फिर पुल की दूसरी तरफ से आते मैक्स को। वो दूसरा मैक्स पुल के काफी पास आ चुका था। पुल के पास आकर वो मैक्स रुक गया और बोला, फिन, याद करो, तुम्हारे आईब्रो पर वो निशान कैसे आया था? फिन का दिमाग कुछ पलों के लिए खाली सा हो गया और उसके मन में एक पुरानी याद ताजा हो गई। बचपन में जब वो और मैक्स टॉय गन से खेल रहे थे तो फिन को चोट लग गई थी और उसकी आईब्रो पर एक छोटा सा निशान बन गया था। ये बात सिर्फ मैक्स जानता था, क्योंकि वही उस वक्त वहां था। फिन ने अपने बगल वाले मैक्स की तरफ देखा और पूछा, मैक्स, तुम्हें याद है ना मेरे आईब्रो पर यह निशान कैसे आया था? हाँ, कौन सा निशान फिन? मुझे नहीं याद। हो सकता है तुम्हें कोई चोट लगी हो, पर मुझे ठीक से याद नहीं है। फिन का दिल जोर से धड़का। यह कैसे हो सकता था? मैक्स को तो हर छोटी बात याद रहती थी। वो फिन को हमेशा इस निशान को लेकर चिढ़ाता रहता था। उसने तुरंत पुल के पास खड़े मैक्स से पूछा, तुम्हें तो याद होगा ना कि मेरी आईब्रो पर यह निशान कैसे आया था? उस मैक्स ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मुझे याद है फिन। जब हम टॉय गन से खेल रहे थे तब तुम्हें चोट लगी थी। तुम रोने लगे थे।
मैंने ही तो तुम्हारी चोट पर दवा लगाई थी। फिन का दिमाग घूम गया। ये सब क्या हो रहा था? उसके 7 घंटों से चल रहे मैक्स को कुछ भी याद नहीं था और इस दूसरे मैक्स को सब पता था। उसने अपने बगल वाले मैक्स से गुस्से में पूछा, तुम्हें याद क्यों नहीं मैक्स? तुम मेरे भाई हो ना, तुम्हें तो सब याद होना चाहिए। फिन, वो मैक्स यानी मैं नहीं हूं, वो तुम्हें भटका रहा है। तुम उस पर विश्वास मत करो। चलो, हमें इस जंगल से बाहर निकलना चाहिए। तुमने वो बोर्ड नहीं पढ़ा था क्या? पर फिन का दिल उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उसकी मुट्ठियां भिज गई थीं। उसने अपने बगल वाले मैक्स को गुस्से से देखा और बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे भाई नहीं हो। फिन ने एक घूंसा मैक्स के मुंह पर जड़ दिया। वो घबराहट में वापस पुल की तरफ भागा और कांपते पैरों से पुल को जल्दी जल्दी पार करने लगा। फिन के दौड़ने से वो पुल किसी झूले की तरह हर दिशा में बहक रहा था, लेकिन फिन नहीं रुका। भागते हुए फिन ने पुल को पार ही कर लिया था। मैक्स ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ जोर से खींच लिया। उसने कहा, शुक्र है तुम समझ गए फिन, वो कोई बहरूपिया है। न जाने तुमने उस पर कैसे विश्वास कर लिया। मुझे लग ही रहा था उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है, पर यह कैसे हो सकता है मैक्स? वो है कौन या फिर क्या है? तुम ठीक हो ना मैक्स? और तुम्हारे ये कपड़े? मैं ठीक हूं फिन, पर मैं नहीं जानता कि वो कौन है या क्या है। मैं कब से तुम दोनों का पीछा कर रहा था। चलो, पहले हमें यहां से निकलना चाहिए, वरना वो वापस आकर पता नहीं क्या करे। फिन मैक्स के साथ चल रहा था। पुल के पार वाला वो मैक्स जिसे उसने अपना असली भाई मान लिया था, और वो मैक्स जिसे फिन ने घूंसा मारा था, वो अब भी उसे आवाजें दे रहा था। फिन, वापस आ जाओ, मैं ही तुम्हारा भाई मैक्स हूं। फिन, मेरी बात पर भरोसा करो, मैं ही मैक्स हूं। फिन का दिल अब भी एक अजीब सी उलझन में फंसा हुआ था। पुल के उस पार से आती उस बहरूपिये की आवाज उसे वापस बुला रही थी। मैक्स और फिन वापस ट्रेल की ओर जा रहे थे और उन्हें चलते हुए आधा घंटा हो गया था। रात का अंधेरा जंगल को पूरी तरह से निगल चुका था। फिन के पैर जवाब दे रहे थे। ओस से जंगल की जमीन गीली और नरम हो गई थी और उसके पैर गीली मिट्टी में धंस रहे थे। उसे काफी ठंड लग रही थी और उसकी सांसें भारी हो रही थीं। वो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसने बिल्कुल सही चुनाव किया है। यही उसका भाई मैक्स है। मैक्स, जो फिन के साथ चल रहा था, एकदम चुप था। उसके हाव भाव भी पहले से काफी अलग। वो लापरवाही और हंसमुखपन अब जा चुका था और उसकी जगह गंभीरता ने ले ली थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। फिन ने उसकी इस हरकत को पकड़ लिया। उसने धीरे से पूछा, मैक्स, क्या बात है? तुम ठीक तो हो? और तुम बार बार पीछे मुड़कर क्या देख रहे हो? मैक्स एक पल के लिए रुका। वो बोला, मैं ठीक हूं फिन, बस ये जंगल मुझे अजीब सा लग रहा है। शायद कोई हमारे पीछे है। शायद वही बहरूपिया। उसकी आवाज में एक घबराहट थी, एक अजीब सी बेचैनी जो फिन ने कभी पहले महसूस नहीं की थी। मैक्स हमेशा से ही आत्मविश्वास से भरपूर और थोड़ा दबंग किस्म का था। उसने अपने छोटे भाई फिन के सामने आज तक अपना डर जाहिर नहीं किया था, पर अब उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था और यह देखकर फिन भी बेचैन हो गया था। फिन ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ ठीक है, चलो जल्दी चलते हैं, मुझे भी यहां अच्छा नहीं लग रहा। फिन ने पूरी जिंदगी में कभी मैक्स को डरते हुए नहीं देखा था। फिन ने एक और बात पर ध्यान दिया था।
फिन ने एक और बात पर ध्यान दिया था कि मैक्स ने एक कैमोफ्लाज प्रिंट वाली टोपी पहनी थी। उसने पूछा, मैक्स, तुम्हें ये कैप कहां से मिली? अरे ये कैप, ये तो नॉर्वे मिलिट्री की कैप है। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था, मगर मैं पहले देना भूल गया। मुझे लगा तुम्हें मिलिट्री का शौक है तो तुम्हें पसंद आएगी। लो, तुम ये पहन लो। फिन ने कहा कि कोई बात नहीं, जंगल से बाहर निकलने के बाद इस सब के लिए काफी वक्त होगा। वो अब थोड़ा सामान्य हो गया था और उसका दिमाग ठीक चल रहा था। उसने मैक्स से कहा कि वो अपनी बड़ी फ्लैशलाइट को बंद कर दे और उसकी ये छोटी फ्लैशलाइट इस्तेमाल करे। इससे उस बहरूपिये को उनका पीछा करने में मुश्किल होगी। मैक्स और फिन दोनों धीरे धीरे ही सही, मगर बिना रुके चलते हुए वापस ट्रेल पर आ चुके थे और फिन को समझ में आ गया था कि मैक्स उसे जंगल के बाहर नहीं ले जा रहा। उसने पूछा, मैक्स, हम बाहर क्यों नहीं जा रहे? टैक्सी स्टैंड तक? तुम्हें लगता है हमें इस वक्त कोई टैक्सी मिलेगी? हम ट्रेल में सीधा ऊपर तक चलते हैं, वहां लॉजिंग हाउस में ही रुक जाएंगे ना। ये क्या नया नाटक था। रात के लगभग 10 बज रहे थे और अगर उन्हें टैक्सी नहीं भी मिलती तब भी कम से कम वो सड़क पर तो आ ही जाते। शायद उन्हें कोई लिफ्ट मिल जाती। फिन ने मैक्स से कहा कि कल सुबह तो उसकी फ्लाइट है ना। मैक्स ने कहा, उस अजीब से आदमी के पीछे चलते हुए तुम्हें टैक्सी स्टैंड का ख्याल नहीं आया? वापस जाने में हमें कम से कम 1 घंटा लगेगा। फिन, क्या तुम 1 घंटा और चलना चाहते हो? और हाँ, मेरी फ्लाइट परसों की है, कल की नहीं। फिन चुप हो गया। मैक्स बात तो सही कर रहा था, मगर उसकी फ्लाइट अगले दिन की ही थी, परसों की नहीं। फिन मैक्स से यह पूछना चाहता था, मगर मैक्स ने उसे गुस्से से घूरते हुए धीरे से कहा, फिन, अभी शांत हो जाओ, ट्रेल खत्म होने वाली है। दोनों भाइयों को लॉजिंग हाउस दिखाई दे रहा था, या ये कहें कि उन्हें लॉजिंग हाउस की रोशनी दिखाई दे रही थी। फिन को थोड़ी उम्मीद बंधी। उसने कहा, मैक्स, हम लगभग पहुंच गए हैं, बस थोड़ी दूर और है ना, फिर कोई खतरा नहीं होगा। मैक्स ने सर हिलाया, पर वो अब भी बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। दोनों भाई लॉजिंग हाउस के काफी करीब आ गए थे। लॉजिंग हाउस की रोशनी में उन्हें धीरे धीरे अपनी तरफ आती एक परछाई दिखाई दी। वो दोनों थोड़ा सहम गए। एक आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जो फिन के दिल में तीर की तरह चुभ गई। ये मैक्स की आवाज थी, पर यह आवाज उसके बगल से नहीं बल्कि सामने से आ रही थी। फिन, रुको, तुम गलत हो, वापस आओ मेरे पास। फिन के पैर जम गए। उसने सामने देखा, कुछ दूरी पर वही बहरूपिया मैक्स खड़ा था। वो फिन को अपनी तरफ बुला रहा था। फिन का दिमाग घूम गया। वो सोच रहा था कि यह क्या हो रहा है, फिर से वही मैक्स, लेकिन इसकी आवाज इतनी असली और जानी पहचानी क्यों लग रही है? ये हो क्या रहा है? उसके साथ चल रहे मैक्स ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, फिन, उसकी बात मत सुनो, वो तुम्हें फंसाना चाहता है। ये जंगल ऐसा ही करता है, तुम्हें भ्रम में डाल देता है। अंदर आते वक्त तुमने वो साइन बोर्ड नहीं देखा था क्या? चलो, हमें जल्दी लॉजिंग हाउस पहुंचना है। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी जो फिन के शक को और भी बढ़ा रही थी। फिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने आंखें कान पर विश्वास करे या फिर अपने दिल पर। मैक्स ने कहा, जरा सोचो तो फिन, ये हमसे पहले लॉजिंग हाउस कैसे पहुंचा? उसकी बात पर ध्यान मत दो। लॉजिंग हाउस पहुंचने के लिए तो ट्रेल से होकर जाना पड़ता है ना। दूर खड़ा वो मैक्स अब भी चिल्ला रहा था,
फिन, जब मैं ट्रेल के शुरुआत में बाथरूम गया था तब तुम कहां चले गए थे? फिन ने घबराते हुए जवाब दिया, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैक्स। मैंने 20 मिनट तक तुम्हारा इंतजार किया। फिन, तुम पागल हो क्या? मैं 2-3 मिनट में वापस आ गया था, पर तुम मुझे मिले ही नहीं। इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढते हुए बहुत पहले ही लॉजिंग हाउस आ गया। देखो, मेरे पैर में भी चोट लग गई है तुम्हें ढूंढते हुए। एक बार देखो तो सही। फिन ने उसकी तरफ फ्लैशलाइट घुमाई। उसके कपड़े बेहद गंदे थे और उसकी पैंट में काफी खून लगा हुआ था। उसने एक मिलिट्री कैमो जैकेट पहनी हुई थी और उसके पैर में कुछ बंधा हुआ था, कुछ मेटल जैसा। यह शायद एक बियर ट्रैप था जिसका इस्तेमाल अक्सर शिकारी करते हैं। यह घायल मैक्स चिल्लाया, फिन, ये ट्रैप मेरे पैरों में फंस गया है। इसे खोल दो प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। फिन, मेरी मदद करो, मेरी मदद कर दो प्लीज। फिन एक बार फिर से दुविधा में था। इससे पहले वो कुछ कहता, उसके साथ वाले मैक्स ने उसे समझाते हुए कहा, फिन, तुमने साइन बोर्ड पर जो पढ़ा था वो सही था, और मैंने उसका मतलब तुम्हें इसलिए नहीं बताया जिससे तुम्हें डर न लगे। ये जंगल इसी तरह लोगों को भरमाता है। यहां से चलो फिन, इसके झांसे में मत आना। साथ वाले मैक्स ने फिन का हाथ पकड़ा और दोनों भागने लगे, लेकिन वो घायल मैक्स अपनी जगह से हिला भी नहीं। वो वहीं से चिल्लाता रहा, फिन, तुम अपने भाई को छोड़कर जा रहे हो? मेरे पैर में चोट लगी है फिन, वापस आओ। मेरा खून बहता रहा तो मैं मर जाऊंगा। फिन, मेरे पास वापस आओ। दोनों भाई भागते रहे और घूमकर लॉजिंग हाउस तक पहुंच गए। फिन का दिमाग चल रहा था। पुल पर उसने जिस मैक्स को छोड़ा था उसने भी उसका पीछा नहीं किया था, और इस घायल मैक्स ने भी नहीं। इसका मतलब था ये दोनों एक ही हैं, और ये इंसान तो नहीं हो सकते। मैक्स और फिन अब लॉजिंग हाउस के बिल्कुल करीब आ चुके थे, और वो मैक्स जो लॉजिंग हाउस की तरफ से आया था उसका नामो निशान नहीं था। दोनों लॉजिंग हाउस के पास पहुंचे। ये लकड़ी का एक छोटा सा कैबिन था जिसके दरवाजे पर पुराने जमाने की लालटेन लटकी हुई थी, जो हैरानी की बात है कि जल भी रही थी। उस लालटेन की हल्की पीली रोशनी थोड़ा सा ही सही, लेकिन आसपास के अंधेरे को कम कर रही थी। फिन लॉजिंग हाउस के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें जंगल के अंधेरे को घूर रही थी, और उसका दिल उस अजीब से सन्नाटे में धंसा हुआ था। जंगल की आवाजें, पत्तों की धीमी सरसराहट, हवा का हल्का सा शोर, और दूर कहीं से आती किसी अनजान जानवर की सिसकी अब एकदम शांत हो चुकी थी, मानो जंगल ने अपनी सांस रोक ली हो। लॉजिंग हाउस के दरवाजे पर लटकी हुई लालटेन धीरे धीरे झूल रही थी, और उसकी रोशनी फिन के चेहरे पर एक तरफ परछाई सी बना रही थी। फिन एक असमंजस की हालत में था, लेकिन लालटेन की यह हल्की रोशनी भी उसके दिल के अंधेरों को भेद नहीं पा रही थी। फिन के साथ मैक्स खड़ा था। मैक्स का हाथ फिन के कंधे पर पड़ा और उसकी आंखों में एक राहत थी। उसने फिन की ओर देखते हुए कहा, फिन, हम पहुंच गए। अब टेंशन मत लेना, हम बिल्कुल सेफ हैं। फिन ने उसकी तरफ देखा। उसके दिल में छोटी सी उम्मीद जगी थी। उसने कहा, हाँ मैक्स, शुक्र है, आओ अंदर चलते हैं। फिन ने लॉजिंग हाउस को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, मैक्स, तुम्हें थोड़ा पुराना नहीं लग रहा? फिन, अब तुम्हें यहां जंगल में 5 स्टार होटल चाहिए क्या? वो बात नहीं है मैक्स, पर फिर भी इस लॉजिंग हाउस की हालत तो देखो। क्या जो लोग यहां ट्रेकिंग के लिए आते हैं वो यहां रुकते नहीं?
बाकी लॉजिंग हाउसेस यहां से बहुत दूर हैं फिन, और हो सकता है वो पहले से ही बुक्ड हों। और वैसे भी हमें बस एक रात ही तो यहां काटनी है। स्लीपिंग बैग्स तो हैं ही ना हमारे पास। फिन ने लॉजिंग हाउस के पुराने सड़न भरे दरवाजे पर दस्तक दी, पर अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। मैक्स ने बिना कुछ सोच विचार किए दरवाजे पर जोर का धक्का मारा और एक डरावनी चरमराती हुई आवाज के साथ वो दरवाजा खुल गया। ये तीखी आवाज वहां हर तरफ गूंज रही थी। अंदर कैबिन में फायरप्लेस में आग जल रही थी। वहां कोई दूसरी रोशनी नहीं थी और फायरप्लेस में झिलमिलाती वो आग कैबिन की लकड़ी की दीवारों पर नाचती हुई सी परछाइयां बना रही थी। सबसे पहले मैक्स अंदर दाखिल हुआ और उसके पीछे फिन ने अंदर आते वक्त दरवाजा पूरा खोल दिया था, जिससे हवा का एक तेज झोंका अंदर आया और फायरप्लेस की आग एकदम से भड़क उठी। दोनों भाइयों को एक पल के लिए लगा जैसे किसी अनजान शक्ति ने उस आग से खिलवाड़ किया हो। कैबिन में एक सड़न सी पुरानी बदबू भरी हुई थी। इस अजीब सी महक के मायने ये थे कि कैबिन सालों से बंद पड़ा था। न जाने कब से यहां कोई नहीं आया था और न जाने कितनी कहानियां या फिर डरावनी कहानियां यहां इस कैबिन में बंद पड़ी हुई थी। वहां लकड़ी के 2 बिस्तर थे और यहां वहां कुछ मिलिट्री राशन के पैकेट्स पड़े हुए थे। उन पैकेट्स और बेड दोनों पर ही धूल की मोटी परत जमी हुई थी। मैक्स ने कहा, फिन, ये जंगल खतरे से खाली नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह सूरज की पहली किरण निकलने तक दरवाजा कोई भी खटखटाए तो खोलना मत, और बाहर जाने की तो सोचना भी मत। हम यहां से सुबह ही बाहर निकलेंगे, समझे? फिन ने अपनी मूक सहमति दी। दोनों ने बिस्तर पर पड़ी धूल साफ की और अपने स्लीपिंग बैग्स उस पर बिछाकर उसके अंदर घुस गए। मैक्स तो जल्दी ही सो गया, लेकिन फिन करवटें बदल रहा था। उसका दिल एक अनजान डर से भरा हुआ था। आखिर थोड़ी देर बाद उसकी आंखें बंद हुई और वो भी नींद के आगोश में चला गया। पर फिन की नींद जरा पक्की होती, इससे पहले ही उसकी आंखें खुल गईं। यह शायद उसके अपने ही तेजी से धड़कते हुए दिल की आवाज थी। न जाने ये क्या था, पर उसके अंदर का डर उस पर हावी हो रहा था। उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। फिन ने आंखें खोली, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि उसे अपनी आंखें खुलने का यकीन ही नहीं हुआ। फायरप्लेस की आग भी बुझ गई थी। कैबिन में ठंड काफी हो गई थी, जो अब उसकी हड्डियों तक को कपा रही थी। फिन ने मैक्स को आवाज दी, पर जवाब में उसे सिर्फ सन्नाटा ही सुनाई दिया। हड़बड़ाहट में उसने अपने आसपास ही रखी फ्लैशलाइट उठाई, उसे जलाकर कमरे में इधर उधर घुमाया। कैबिन एकदम खाली था। मैक्स का कहीं नामो निशान नहीं था। ना मैक्स, ना उसका बैकपैक, कुछ नहीं। और ये कैबिन अब पहले से भी ज्यादा गंदा मालूम हो रहा था। हर तरफ एक भयानक सड़न भरी बदबू फैली हुई थी। इस बदबू में फिन को सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। उसके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे और इन सब में सबसे बड़ा सवाल यह था कि मैक्स कहां चला गया। फिन ने बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन मैक्स की चेतावनी उसे याद थी, किसी भी हालत में दरवाजा मत खोलना और बाहर जाने की तो सोचना भी मत। उसके पास 2 चुनाव थे, या तो अपने भाई को ढूंढने बाहर जाए या मैक्स का कहा मानकर सुबह होने का इंतजार करे। फिन ने अपना मन पक्का किया और बाहर जाने का फैसला किया। उसका जिस्म ठंड और डर दोनों से ही कांप रहा था।
उसने अपना बैकपैक और फ्लैशलाइट उठाए। वो दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि उसे बाहर से कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई दी। फिन वहीं जम गया। शायद बाहर झाड़ियों में कुछ या कोई था, शायद कोई जानवर जो अपने शिकार को घसीट रहा था, या फिर कोई और जिसका डर फिन के जहन में था। फिन ने दरवाजा नहीं खोला और खिड़की पर जाकर उसने अपनी फ्लैशलाइट की रोशनी बाहर की ओर मारी। उसे एक परछाई दिखाई दी जो कि लंगड़ाते हुए धीरे धीरे कैबिन की ओर बढ़ रही थी। फिन, जो कुछ देर पहले मैक्स को चीख चीख कर बुला रहा था, वो अब बिल्कुल चुप था। उसकी आवाज उसके गले में ही घुट कर रह गई थी। जैसे जैसे वो परछाई पास आई, फिन की धड़कनें तेज होती गईं। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मानो अभी उसके मुंह से बाहर गिर जाएगा। वो परछाई अब दरवाजे के सामने खड़ी थी। न जाने वो कौन था, क्योंकि उसका चेहरा जिस हालत में था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके साथ कोई भयानक मजाक किया हो। उसका चेहरा और सर जैसे उसकी फटी हुई चमड़ी के सहारे बस किसी तरह लटके हुए थे। उसकी आंखें रोशनी में चमक रही थी, लेकिन वो आंखें किसी इंसान की नहीं थी। फिन की टॉर्च की रोशनी में चमकती वो आंखें पूरी काली थी। उसकी आंखों का वो कालापन किसी अंधे कुएं जैसा था। उसकी चमड़ी सफेद और बेजान जैसे कोई जिंदा लाश, और उस पर खुले हुए गहरे जख्म जिनसे एक गहरा सड़न भरा काला सा पानी रिस रहा था। उसका मुंह खुला हुआ था और उसके टूटे फूटे सड़े गले दांत एक बड़ी ही भयानक तस्वीर बना रहे थे। टेढ़े मेढ़े मुड़े तुड़े हाथ पैर। उस चीज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी खिलौने को तोड़कर उसे बड़े ही बेतरतीब अंदाज में जोड़ दिया गया हो। उस इंसान या जो भी वो था, उसके जिस्म से आती बदबू इतनी घिनौनी और तेज थी कि अंदर कैबिन में फिन को महसूस हो रही थी। अचानक उसके कटे फटे गले से एक चीख निकली जिसे सुनने की कल्पना भी फिन ने नहीं की थी। वो जीव किसी अतृप्त आत्मा की तरह चिल्ला रहा था, जिसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो। उसका सर एक झटके के साथ सीधा फिन की ओर घूमा, जो खिड़की से दम साधे उसे ही देख रहा था। इसके बाद उसने अपने दोनों हाथों से कैबिन का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। फिन का अपने डर पर काबू नहीं रहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो किसी बच्चे की तरह रो रहा था और खुद को कोस रहा था कि वो इस मनहूस जंगल में आया ही क्यों। न जाने उसका भाई कहां चला गया, वो किस हाल में होगा और ये क्या चीज है जो उसके पीछे पड़ी हुई है। उस चीज ने अभी दरवाजा पीटना बंद नहीं किया था। कैबिन का दरवाजा ऐसे हिल रहा था जैसे अभी टूट जाएगा। फिन की सांसें अटक रही थी और उसका खून सूखता जा रहा था। अचानक उसने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया। वो हड़बड़ा कर चीखा, हाँ हाँ, कौन है? उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी। क्या खटर पटर कर रहा है फिन? ये मैक्स की आवाज थी। फिन चौंक कर उठा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन मैक्स को सही सलामत देखकर उसने राहत की सांस ली। मैक्स उसके सामने खड़ा था, एकदम भला चंगा। फिन ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैक्स, मैक्स, वहां कोई है? तुम कहां चले गए थे? वो बोलते बोलते रुक गया। डर की वजह से उसकी आवाज टूट रही थी। उसने जल्दी से फ्लैशलाइट उठाई और खिड़की की तरफ घुमाई, पर वहां कोई नहीं था, कोई भी नहीं। फिन के आंसू अभी रुके नहीं थे। उसका जिस्म अब भी कांप रहा था।
उसने मैक्स को सब कुछ बताया। वो भयानक जीव, वो जिंदा लाश, उसकी सड़न भरी बदबू, जो कि फिन भूला नहीं था, उसकी आंखें और वो चीख जो उसकी रूह तक चुभ गई थी। मैक्स उन्हें कैसे भूल सकता था? फिन उन्हें कैसे भूल सकता था? मैक्स ने शांत स्वर में फिन को समझाते हुए कहा, फिन, मैं कहीं नहीं गया था, मैं तो यहीं सो रहा हूं। तुमने शायद कोई बुरा ख्वाब देखा है, पर नींद में भी तुमने एक काम बिल्कुल सही किया, मेरी बात मानी और दरवाजा नहीं खोला, वरना पता नहीं उस दरवाजे के पीछे कौन या फिर क्या होता। दोनों भाइयों ने फैसला किया कि वो अब सो नहीं सकते। फिन ने घड़ी देखी, 4 बजने वाले थे। 1-2 घंटों में सूरज निकलने वाला था और उनकी ये भयानक ट्रिप खत्म हो जाती। दोनों भाई उठकर बैठ गए और बातें करने लगे, पर फिन का दिमाग अब भी उसी इंसान या जो भी वो था वहीं अटका हुआ था। वो कोई रूह थी, कोई आत्मा, कोई शैतानी शक्ति या फिर क्या, पता नहीं। जब उन दोनों भाइयों को आसमान में सूरज की पहली किरण दिखाई दी और उन्होंने पक्षियों की आवाजें सुनी, फिन की आंखें नींद से भारी होने लगी। मैक्स ने कहा, हाँ, सुबह हो गई है फिन, तू चाहे तो थोड़ी देर सो ले, पर हमें जल्दी ही यहां से निकलना है, समझ गया? मैं तुझे थोड़ी देर बाद उठा दूंगा, ठीक है? सूरज की रोशनी ने फिन को तसल्ली दी थी। उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर ले। उसने अपनी आंखें बंद की और वो सो गया। लेकिन मैक्स, सूरज की पहली किरण जंगल की हरी चादर पर पड़ते ही मैक्स लॉजिंग हाउस के मालिक ओलाफ के पास पहुंचा और उसे बताया कि उसका भाई फिन कहीं गायब हो गया है। मैक्स बेचैन था। उसने ओलाफ से कहा, मेरा भाई फिन कल शाम से गायब है। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो कहीं नहीं मिला। प्लीज पुलिस को कॉल करिए, मुझे फिन को ढूंढना है। ओलाफ ने मैक्स की हालत देखकर तुरंत पुलिस को कॉल किया। थोड़ी ही देर में 2 पुलिस ऑफिसर्स उसके लॉजिंग हाउस पहुंच गए। ओलाफ और मैक्स की दी गई जानकारी के बाद पुलिस ने एक सर्च पार्टी तैयार की, जिसमें 20 लोग थे, 10 पुलिस ऑफिसर्स, 2 ट्रैकर डॉग्स और 8 गाइड्स, जो ट्रोल्सकोगेन ट्रेल को अच्छी तरह से जानते थे। ये सर्च पार्टी मैक्स के साथ सुबह 7 बजे जंगल में दाखिल हुई। मैक्स को उम्मीद थी कि फिन मिल जाएगा। उस टीम का पहला टारगेट वो रस्सी का पुल था, जहां मैक्स ने फिन के साथ अजीब घटनाएं देखी थी। ट्रैकर डॉग्स भी पुल के पास जाकर रुक गए और भौंकने लगे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़े। उनका ये बर्ताव सबकी समझ से बाहर था। एक गाइड ने मैक्स से धीरे से कहा, सुनो, ये जंगल ना थोड़ा अजीब है। तुम मुझे नॉर्वे के नहीं लगते, क्योंकि यहाँ आस पास के लोग रात में जंगल और इस ट्रेल के पास भी नहीं भटकते। तुम लोगों को यहाँ रात में नहीं आना चाहिए था। मैक्स ने कुछ नहीं कहा। सर्च पार्टी ने हर जगह छान मारा, पुल के पास, लॉजिंग हाउस के पास, ट्रेल के रास्ते से लेकर जंगल के गहरे हिस्सों तक। पुलिस ने ओलाफ से पूछा, इस ट्रेल पर और कितने लॉजिंग हाउसेस हैं ओलाफ? ऑफिसर, पूरी ट्रेल पर बस यही एक है। हाँ, एक लॉजिंग हाउस हुआ तो करता था, लेकिन वो काफी पुराना हो चुका है और सालों से बंद है। वहां कोई नहीं आता जाता। पुलिस ने ओलाफ से यह भी पूछा कि क्या कल रात इस लॉजिंग हाउस में इन दोनों भाइयों में से कोई आया था? ओलाफ का कहना था कि पिछली रात यह लॉजिंग हाउस एकदम खाली पड़ा था। यहां रात में वैसे भी कोई नहीं आता। ओलाफ ने आगे बताया कि सुबह लगभग 5 बजे मैक्स लॉजिंग हाउस आया और पुलिस को कॉल करने को कहा। सर्च पार्टी के साथ ओलाफ और मैक्स उस पुराने खाली पड़े लॉजिंग हाउस तक पहुंचे।
वो कैबिन देखने से बहुत पुराना लगता था। उसके दरवाजे पर एक टूटी हुई लालटेन लटकी हुई थी। वहां सड़ी हुई लकड़ी और सड़ते हुए मांस की बू भरी पड़ी थी। शायद आसपास कोई जानवर मरा पड़ा था। मैक्स ने कैबिन के अंदर एक नजर डाली तो वहां कुछ पुराने कागज और मिलिट्री राशन के पैकेट्स पड़े हुए थे। एक पुलिस ऑफिसर ने मैक्स से पूछा कि क्या उसने रात में इस कैबिन में अपने भाई को तलाश किया था। मैक्स ने जवाब दिया, हाँ, नहीं, मुझे तो ये लॉजिंग हाउस मिला ही नहीं। हो सकता है अंधेरे की वजह से। सर्च पार्टी ने उस लॉजिंग हाउस में छानबीन की, पर सब बेकार। वहां फिन का कोई निशान नहीं था, ना उसका बैकपैक, ना उसके कपड़े, ना पैरों के निशान। मैक्स सर्च पार्टी के साथ जंगल की खाक छानता फिर रहा था। वो बार बार फिन को आवाज देता, पर कोई जवाब नहीं मिलता। वो बहुत थक गया था, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। 2 दिन तक सर्च पार्टी ने मैक्स के साथ फिन को ढूंढा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तीसरे दिन पुलिस ने मैक्स से पूछताछ की और उससे पूछा कि उसने अपने भाई को आखिरी बार कब देखा था। मैक्स बिना रुके 48 घंटे पहले का सारा वृतांत सुनाता चला गया। देखिए, मैं और फिन इस ट्रेल पर हाइकिंग करने आए थे। हाइकिंग करते करते अंधेरा होने लगा था और फिन वापस जाने को कह रहा था। उसके बाद हम दोनों ने पुल की तरफ जाने वाला शॉर्टकट लेने का फैसला किया। हम दोनों भाई उस पुल को पार कर रहे थे कि फिन को कोई दिखाई देने लगा, जो कि हूबहू मेरे जैसा था। उसे मैंने भी देखा था और मैंने उसे बहुत समझाया, पर फिन मुझे छोड़कर उसके पास भागा। हाँ, भागने से पहले उसने मुझे एक मुक्का मारा और धक्का भी दिया। इस सब में मेरी फ्लैशलाइट पुल से नीचे गिर गई। मैं चाह कर भी उसके पीछे ज्यादा आगे नहीं जा पाया और फिन उस आदमी के साथ जंगल में भाग गया। उसके बाद से ही मैंने फिन को नहीं देखा। मैंने उसे पूरी रात ढूंढा। फिन को कॉल करने के लिए मैं टैक्सी स्टैंड तक गया, क्योंकि यहां जंगल में नेटवर्क नहीं आ रहा था। मगर पूरा स्टैंड खाली था और मेरे फोन की बैटरी भी डेड हो गई थी। इसके बाद मैं पूरी ट्रेल पर वापस आकर उसे ढूंढने लगा। मैं अपने भाई को नहीं ढूंढ पाया। फिर मैं ओलाफ के लॉजिंग हाउस आया और आपको कॉल किया। पुलिस ने फिन के मिसिंग पोस्टर्स शहर में लगाने का आश्वासन दिया। वो आखिर कब तक यूं ही जंगल में भटकते रहते। शायद वो पोस्टर देखकर लोकल लोगों से ही उन्हें कोई सुराग मिल जाता। एक ऑफिसर ने मैक्स से पूछा, सुनो मैक्स, हमें फिन की एक फोटो चाहिए, और हाँ, अगर उसके जिस्म पर कोई निशान, कोई टैटू हो तो उसका भी फोटो दे दो। इससे उसे पहचानने में आसानी होगी। मैक्स ने थोड़ी देर सोचा और बोला, नहीं, फिन के शरीर पर कोई निशान नहीं है। हाँ, शायद उसके आईब्रो पर एक चोट का निशान था, पर मुझे ठीक से याद नहीं। पुलिस ने जर्मनी में फिन की मां क्लारा और पिता हांस से जानकारी को पक्का करने के लिए कॉल किया। फिन की मां का रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने भी यही कहा कि फिन के शरीर पर कोई टैटू, कोई निशान नहीं था, उसकी आईब्रो पर भी नहीं। फिन के पिता का भी यही कहना था। एक दिन बाद पोस्टर्स बनकर तैयार हो गए। इस पोस्टर में फिन का भोला और शांत चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे अभी बोल पड़ेगा। उस पोस्टर को देखते ही मैक्स का दिमाग जैसे घूम गया। उसके मन में एक बिजली सी कौंधी। वो सोच रहा था कि जब फिन के आईब्रो पर कोई चोट थी ही नहीं, तो फिर वो अपनी चोट के बारे में उससे पुल पर पूछ क्यों रहा था। यह बात सही थी कि फिन ने नकली मैक्स को असली समझा था, पर यह हुआ कैसे? क्या जंगल के भ्रम ने फिन के मन को भी भटका दिया था और उसका अपनी यादों पर भी कोई काबू नहीं था? यह किस तरह की ऊपरी शक्ति थी? क्या यह कोई छलावा था? क्या ऐसा कुछ होता भी है?
मैक्स दुखी था। फिन की गुमशुदगी का जिम्मेदार वो खुद को मान रहा था। पुलिस ने फिन और मैक्स के माता पिता को नॉर्वे बुलाया। फिन की मां पुलिस और मैक्स दोनों की ही बातों से जरा भी संतुष्ट नहीं थी। फिन के गायब होने का सारा इल्जाम वैसे भी उसी के सर था। मां ने मैक्स से ठीक से बात तक नहीं की। वो इसका कारण अच्छी तरह से समझता था। मां ने उससे कुछ नहीं कहा था, पर बिना कहे भी उनकी आंखें बहुत कुछ कह गई थी। मैक्स के पिता ने कहा, मैक्स, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तुम फिन के बड़े भाई हो। वो आखिर तुम्हारी आंखों के सामने किसी और के साथ कैसे चला गया? मैक्स ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो अपने पिता के भाव उनके चेहरे पर साफ देख सकता था। आगे कुछ भी कहना बेकार था। सभी लोग जर्मनी वापस आ चुके थे और कोई भी मैक्स से बात नहीं करना चाहता था। मैक्स उनके लिए एक परछाई जैसा हो गया था, जो आंखों के सामने होने के बावजूद किसी की नजर में नहीं आती। फिन का कमरा अब भी वैसा ही था। उसकी मां को लगता था कि वो अब भी वापस आ सकता है। एक दिन मैक्स ने अपनी मां से कहा कि वो फिन को ढूंढने वापस नॉर्वे जा रहा है। मां ने एक गहरी सांस ली और सर झुकाकर किचन में चली गई। उन्हें मैक्स की कही किसी भी बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन सभी लोगों ने जैसे अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था। फिन को गायब हुए 9 साल बीत गए थे। एक दिन मैक्स के घर एक चिट्ठी आई, जिसमें लिखा था कि जर्मन सरकार फिन को मृत घोषित करने वाली थी। अगर फिन का परिवार चाहता तो उससे जुड़ा कोई भी सुराग या सबूत 6 महीने के अंदर सरकार को दिया जा सकता था। मैक्स के दिमाग में पुरानी यादें एक बार फिर ताजा हो उठी। उसने आखिरी बार फिन को ढूंढने का फैसला किया। उसने नॉर्वे की फ्लाइट पकड़ी और वहां पहुंचते ही ट्रोल्सकोगेन ट्रेल की तरफ चल पड़ा। उसने पूरी ट्रेल पर फिन को ढूंढा, लेकिन पहले की तरह ही उसे फिन का कोई सुराग नहीं मिला। ट्रेल से वापस लौटते वक्त मैक्स को फिन की आखिरी ख्वाहिश याद आ गई। वो वॉर मेमोरियल म्यूजियम देखना चाहता था। जंगल से बाहर आते ही मैक्स उस म्यूजियम तक पहुंचा। म्यूजियम की गाइड बुक हाथ में लेते ही उसकी आंखें छलक आईं। गाइड बुक में लिखा था कि ट्रोल्सकोगेन ट्रेल और उसके आसपास के घने जंगलों में एक वक्त पर नॉर्वेजियन और ब्रिटिश फौजियों के बीच एक खूनी जंग हुई थी। नॉर्वेजियन सैनिकों के आत्मसमर्पण करने के बावजूद उनके हाथ पैरों में बेड़ियां पहनाकर उन्हें इसी जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। कुछ सैनिकों की हड्डियां तोड़ दी गई थीं, तो वहीं कुछ की आंखें निकाल ली गई थीं। लगभग सभी सैनिकों की मौत बड़े ही दर्दनाक तरह से हुई थी। उस बियाबान जंगल में उनकी चीखें सुनने वाला और उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। गाइड बुक में ट्रोल्सकोगेन ट्रेल के एक अर्बन लेजेंड के बारे में भी लिखा था। इसके मुताबिक जो भी ट्रोल्सकोगेन ट्रेल पर जाता है, उसे या तो अपना या फिर अपने किसी परिचित का साया दिखाई देता है। ये छलावे किसी के भी हो सकते हैं और ज्यादातर छलावे फौजी वर्दी में ही दिखाई देते हैं। गाइड बुक के मुताबिक इस ट्रेल पर अब तक सैकड़ों लोग लापता हो चुके थे और ये सभी वो लोग थे जो शाम होने के बाद जंगल में रुके थे। मैक्स का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो सोच रहा था कि काश उस दिन अगर वो फिन की बात मानकर जंगल से बाहर निकल जाते तो शायद आज उसका भाई जिंदा होता। फिन का आज तक कोई पता नहीं चला। मैक्स आज भी अपने गुनाह के बोझ तले दबा हुआ है और वो ये भी मानने लगा है कि